हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और एमटीएस के आज हमने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लिया है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आपके लिए जरूरी है आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लें, इसको पढ़ लें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? तो ये शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए थे? 1878 में, 1879 में, 1877 में या फिर 76 में? देखिए, ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है वो 1878 में पारित किए गए थे, शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप इसे। अच्छा, आपको अब ये पता होना चाहिए कि ये इस अधिनियम को पारित किया किसने था। तो इस अधिनियम को लेकर आया था लॉर्ड लिटन। कौन लेकर आया था भैया? लॉर्ड लिटन लेकर आया था। हम देख रहे थे थोड़ा लॉर्ड लिटन के बारे में। देखिए, लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम को लेकर आया था, लेकिन लॉर्ड रिपन ने इनको वापस ले लिया था, इनको खत्म कर दिया था। लॉर्ड लिटन ने 1876 से लेकर 1880 तक भारत का वायसराय रहा था लॉर्ड लिटन। ठीक भैया, याद रखेंगे आप इसे। अच्छा, इसके काम देख लेते हैं, इसने क्या क्या किया था। इसने अकाल आयोग का गठन किया था रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। किसका गठन किया था भैया? अकाल आयोग का गठन किया था। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट लेकर आया था। आर्म्स एक्ट का मतलब हो गया शस्त्र अधिनियम, लेकर आया था लॉर्ड लिटन। इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसने सिविल सेवा परीक्षाओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप इसे। अच्छा, इस पर सुधार किसने किया था? इस पर सुधार किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था भैया सुधार? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन के जस्ट बाद आया था लॉर्ड रिपन, जो कि भारत का वायसराय रहा था। 1880 से लेकर 1884 तक भारत का वायसराय रहा था। इसने आते ही आते क्या किया भैया? इसने 1881 ईस्वी में पहली बार नियमित जनगणना करवाई थी। अच्छा, पहली बार नियमित औपचारिक जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। अच्छा, जनगणना की शुरुआत किसने करवाई थी? वो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ठीक है भैया, आप इसे याद रखेंगे। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत करवाई थी, लेकिन वो जनगणना पूरी नहीं हो पाई थी। इसके आगे देखेंगे। देखिए, इसने श्रमिकों के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया था और श्रमिकों के लिए काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित की थी इसने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। देखिए, याद रखेंगे, 1881 ईस्वी में पहली बार नियमित जनगणना करवाई थी और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन लेकर आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है भैया, कारखाना अधिनियम कौन लेकर आया था? लॉर्ड रिपन लेकर आया था। ठीक है भैया, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने रद्द कर दिया और सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष फिर से कर दी थी लॉर्ड रिपन ने। अच्छा, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसने की थी? लॉर्ड लिटन ने की थी, लेकिन रिपन ने 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। इसके अलावा 1882 ईस्वी में शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। आपको याद रखना होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, 11वां मौलिक कर्तव्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? 6 से 14, 5 से 15, 2 से 11 या फिर 6 से 18? देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। बात हो रही है मौलिक कर्तव्य की, तो आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया भैया? रूस के संविधान से लिया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी एक क्लास थी मैंने, जिसमें ज्यादातर पॉलिटी के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, आपको समझाया भी है, वो मैंने कल क्लास बना दी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, आप जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी में मैंने जो भी एमटीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, वो वहां पे मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है भैया। अब बात आ रही है मौलिक कर्तव्य की। देखिए, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 ए में है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इस समय हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में कितने मौलिक, जब इसको बनाए गए थे मौलिक कर्तव्यों को, तो कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा कब गया था? मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, या कब जोड़ा गया था? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य आया है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से आया है, 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है भैया, आप इसे याद रखेंगे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित हैं?
मणिपुरी से, कथक से, भरतनाट्यम से, मोहिनीअट्टम से। देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा मणिपुरी से कौन संबंधित है? देखिए मणिपुरी से संबंधित है कुछ कलाकार, उन कलाकारों के नाम है सविता मेहता, झावेरी सिस्टर्स, गुरु अमली सिंह और चारू माथुर। ये कुछ कलाकार हैं जो कि मणिपुरी से संबंधित हैं, इन्हें आप आराम से याद भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मणिपुरी से आप याद रखेंगे मणि, क्या याद रखेंगे इसे? मणि। ठीक है, सविता मणि लेकर आई और झाड़ी से मैं छुपा दी, झाड़ी से याद रखेंगे झावेरी। ठीक है, झाड़ी में छुपा दी, वो झाड़ी किसकी थी? इमली की झाड़ी थी। किसकी झाड़ी थी? इमली की झाड़ी थी, क्योंकि सविता ना बहुत ज्यादा चालू थी। कैसी थी? चालू थी। इसे इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए फिर से बता रहा हूं मैं। देखिए सविता मणि लेकर आई, झाड़ी में छुपा दी, झाड़ी किसकी थी? इमली की थी। इमली से गुरु अमली सिंह याद रखेंगे। और क्योंकि झाड़ी में उसने क्यों छुपा दी? क्योंकि वो बहुत चालू थी। कैसी थी? चालू थी। तो चालू से चालू याद रख लेंगे। ठीक है भैया। अब बात आती है कथक। कथक के कलाकार देखेंगे। कथक के कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी और कुमकुमधर। ये कथक के कुछ कलाकार हैं, आपको याद रखना होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बिरजू महाराज और लच्छू महाराज तो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये फेमस भी बहुत ज्यादा है। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, कुमकुमधर, ये आपको याद रखना है ऐसे ही। इसके अलावा बात करेंगे मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम के कुछ कलाकार देख लेते हैं। तो मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं राधा दत्ता, रागनी देवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम छेमवती और कनक रेले। ठीक है, ऐसे ये है मोहिनीअट्टम के। इन्हें भी हम आराम से याद कर सकते हैं। देखिए इन्हें याद करने की ट्रिक देखिए। देखिए मोहिनी से हो जाता है, तुम समझ लो कि मोहित कर गई कोई चीज, है ना। देखिए राधा तो मोहित कर गई, क्या मोहित कर गई? राधा की रागनी मोहित कर गई। राधा की रागनी मोहित कर गई। राधा के रागनी की कला, राधा के रागनी की कला मोहित कर गई। और वो कला कैसी थी? बिल्कुल कनक जैसी थी। कनक का मतलब सोना होता है ना, तो बिल्कुल सोने जैसी थी। तो हमें मोहित क्या करेगी? राधा के रागनी की कला मोहित करेगी। वो कला कैसी थी? बिल्कुल सोने जैसी थी, कनक जैसी थी। तो राधा से राधा दत्ता, रागनी से रागनी देवी, कला से कला मंडलम कल्याणी अम्मा, कला मंडलम छेमवती, दोनों ही कला है। ठीक है, इसके अलावा कनक से कनक रेले। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो इनमें से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? हुरो, टिटिकासा, सुपीरियर या कोगो झील? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टिटिकासा झील सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ठीक है, ये टिटिकासा झील है विश्व की सबसे ऊंची झील। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे ऊंची झील है चोलाहमू झील। ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलाहमू झील है, जो कि सिक्किम में स्थित है। और भारत की सबसे लंबी झील की बात करेंगे तो वेम्बनाड झील है। आपको ये याद रखनी है। देखिए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। लेकिन अब बात करें भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, लेकिन सबसे लंबी झील की बात करेंगे तो वेम्बनाड झील है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो वुलर झील है। कैसी झील है? वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील से आप आराम से याद कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो वो कैस्पियन सागर झील है। ठीक है भैया, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो वो सुपीरियर झील है, यूएसए व कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है भैया, याद रखेंगे। इसके अलावा भारत की सबसे गहरी झील मानसरोवर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। भारत की सबसे गहरी झील मानसरोवर झील, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। इसके अलावा सबसे ज्यादा खारे पानी की झील की बात करेंगे तो वो सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करेंगे तो गोविंद पंत सागर झील है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक है भैया, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कर्नाटक संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस कर्नाटक संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। और इसका सही जवाब है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। क्या भैया? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट ही काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट जानकारी याद रखनी है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आइए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसकी आत्मकथा का शीर्षक विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी है? तो किसकी आत्मकथा का शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी?
राधा कृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय या फिर झुम्पा लाहिड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। राधा कृष्णन की ऑटोबायोग्राफी देखेंगे तो उनकी है नेशन वॉइस। क्या भैया? नेशन वॉइस। अरुंधति राय की पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक का नाम है द नेम सेक। ठीक है, ये नेम भी आपको याद रखनी है, इनकी किताब भी आपको याद रखनी है। एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं भैया किताब से रिलेटेड, तो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, पुस्तक और लेखक से रिलेटेड दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखने होंगे ये। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर शरीफ भैया किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, आसफ अली, एनी बेसेंट या उषा मेहता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इससे जस्ट पहले हुआ था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है भैया, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। क्यों याद रखना है? क्योंकि इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे। इसमें कहा गया है कि इसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है भैया, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इससे जस्ट पहले हुआ था एक 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, वो आपको बहुत जरूरी याद रखना है। वो क्यों याद रखना है? क्योंकि 1924 के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, और ये मात्र एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आपको जरूर याद रखना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, आईयूपीएसी नामकरण प्रणाली के अनुसार कौन सा कार्यात्मक समूह सिंगल बॉन्ड ओएच समूह की उपस्थिति से चिन्हित होता है, जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़ी हुई आकृति में होता है? यानी कि इसने हमसे पूछा है कि सिंगल बॉन्ड OH कार्यात्मक समूह किसका है? कीटोन का है, एल्डिहाइड का है, अल्कोहल का है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबको पता है सिंगल बॉन्ड OH अल्कोहल का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो हमसे अल्कोहल का पूछा गया था, अब आपसे कीटोन का भी पूछा जा सकता है, एल्डिहाइड का भी पूछा जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पूछा जा सकता है इस साल, है ना? तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं कीटोन का बता देता हूँ। देखो, कीटोन का कार्यात्मक समूह होता है C++O। क्या होता है भैया? C++O। एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक का होता है सिंगल बॉन्ड COOH। आपको याद रखना होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है? आर्टिकल 174, 157, 153 या फिर 156? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 153। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 153। आपको याद रखना होगा। अच्छा, राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल होते हैं, हम में से आपको सभी सभी आर्टिकल बता देते हैं। देखिए, मैंने राष्ट्रपति के आर्टिकल बता भी चुका हूँ। ठीक है, अच्छा राज्यपाल के बता देते हैं। तो राज्यपाल की चर्चा है वो आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं। अच्छा, इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक क्या? रगानी कायोसस, ये इसकी ट्रिक हो गई। और आप उसे देखेंगे ट्रिक को, देखिए प्रत्येक अक्षर एक आर्टिकल को शो करेगा। देखिए जैसे कि देखते हैं, आर्टिकल R, र से मतलब होता है राज्यपाल का पद, और ये है आर्टिकल 153 में। 153 में कहा गया राज्यपाल का पद, और राज्यपाल के पद को कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया भैया? कनाडा से लिया गया है। का मतलब हो जाता है भैया राज्यपाल जो होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 154 में है। नी का मतलब होता है नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है तो आर्टिकल 155 में है। इसके अलावा का मतलब होता है कार्यकाल, तो देखिए भैया, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं राज्यपाल। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा आ जाता है इसमें ये हमने कहाँ तक कर लिया? 155 156 तक कर लिया। इसके अलावा इसमें आते हैं योग। योग का मतलब होता है योग्यता। आर्टिकल 157 में योग्यताएं हैं, राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 158 में है शर्तें।
आर्टिकल 158 में क्या है, शर्तें हैं राज्यपाल के लिए, और आर्टिकल 159 में है राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। कौन दिलाते हैं भैया, राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा एक और है आर्टिकल, आर्टिकल 161, ये भी आपको याद रखना है। इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। अच्छा, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां किस में होती हैं, इस राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72 में होती हैं। देखिए, राज्यपाल जो होता है मृत्यु सजा को माफ नहीं कर सकता है, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल, जबकि राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये आपको जरूर याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आइए चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आय से संबंधित, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर हमसे पूछेगा कि वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, तो वो व्यय विधि का होगा। अगर कुल आय को जोड़कर होगा तो वो आय विधि का होगा। अगर कुल व्यय होगा तो व्यय विधि, कुल आय होगा तो आय विधि। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, और मोस्टली यही दो पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं चारों आपको बता ही दूंगा अभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, व्यय विधि, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे राष्ट्रीय आय निकालने की विधि। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने की 4 विधियां होती हैं। कितनी विधि होती हैं, 4 विधि होती है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की। अच्छा, सबसे पहली होती है उत्पादन विधि। ठीक है, उत्पादन विधि, उत्पादन विधि में क्या होता है, देखिए इस विधि के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। तो इसमें ना फैक्टर कॉस्ट को जोड़ा जाता है, किसी भी चीज के फैक्टर कॉस्ट को, यानी कि एनएनपी के फैक्टर कॉस्ट को जोड़ा जाता है। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी हो जाता है, और इसमें फैक्टर कॉस्ट को जोड़ा जाता है। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अब कोई चीज मार्केट में आ गई है, अब मार्केट के प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का तरीका होता है, उसमें सब्सिडी को जोड़ देंगे और टैक्स को घटा देंगे। भाई सब्सिडी को जोड़ेंगे क्यों, देखिए जब सरकार क्या होती है कि किसी किसी चीज पर रेट घटा देती है, किसी किसी चीज पर रेट को घटा देती है, तो फैक्टर कॉस्ट से सब्सिडी दे देती है, फैक्टर कॉस्ट पर सब्सिडी दे देती है, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। लेकिन मुझको फैक्टर कॉस्ट तक लेकर आना है, तो जब सब्सिडी को घटाया था तो मुझे उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी सरकार क्या होती है, किसी किसी मतलब ज्यादातर चीजों पर सरकार टैक्स लगा देती है। जैसे कंपनी से कोई निकल के आई चीज, उस पर लगा दिया टैक्स, उसका उसकी जो मूल्य था उसका बढ़ा दिया, तो उस टैक्स को घटाना पड़ेगा, तभी तो फैक्टर कॉस्ट निकल कर आएगा। इसे तो इस तरह से होता है, तो इस तरह से हम निकालते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर सब्सिडी को जोड़ देते हैं क्योंकि सब्सिडी को घटाया गया था, और टैक्स को घटा देते हैं क्योंकि टैक्स को जोड़ा गया था। तो इस तरह से निकल के आता है। और आप सोच रहे होंगे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, देखिए जब कोई कंपनी से चीज निकलती है, जिस प्राइस पर चीज कंपनी से निकलती है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जिस प्राइस पर कंपनी से चीज निकलेगी उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है भैया, याद रखेंगे इसे। इसके बाद आते हैं मूल्य वर्धित विधि। तो मूल्य वर्धित विधि में क्या होता है, इसमें प्रत्येक चरण के बढ़े हुए मूल्य को जोड़ा जाता है। मूल्य वर्धित विधि में प्रत्येक चरण के बढ़े हुए मूल्य को जोड़ा जाता है। इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा आप यहाँ से, देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखिए मान लिया आपने चना का उत्पादन किया, आपका चना का उत्पादन 100 किलोग्राम हुआ, और वो 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से आपने चने को बेच दिया, तो 2,000 रुपए का बेचा। तो इस 2,000 रुपए को नेशनल इनकम में ऐड कर लिया जाए। अच्छा ठीक है, अब चने से बन गया आटा, क्या बन गया, चने से आटा बन गया, वो भी 100 किलोग्राम ही आटा बनेगा, और उस आटे को हमने 25 किलोग्राम के हिसाब से, 25 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से हमने आटा को बेच दिया। ठीक है, तो कितने रुपए का बचा, 2,500 रुपए का, यानी 2,500 रुपए का बेचा। तो इसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई है, इसमें 500 रुपये वैल्यू ऐड हुई है, तो इस 500 रुपये को नेशनल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से आटा से बना लिए हमने कुरकुरे, और कुरकुरे बने 1,000 पैकेट। कितने पैकेट बने भैया, 1,000 पैकेट बने कुरकुरे के, और पर पैकेट को हमने 5 रुपए के हिसाब से बेचा, और 5,000 रुपए का बिच गया। कितने रुपए का बिच गया, 5,000 रुपए का बिच गया। तो इसमें कितने रुपए वैल्यू ऐड हुई है, तो इसमें 2,500 रुपये वैल्यू ऐड हुई है। कितने रुपए वैल्यू ऐड हुई है भैया, 2,500 रुपये इसमें वैल्यू ऐड हुई है। तो इसमें हम 2,500 रुपये और ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो नेशनल इनकम किस तरह से आ गई, 2,000 ये वाली, फिर प्लस 500 प्लस 2,500, ओवरऑल मिलाकर 5,000 हमारी इसमें वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अब बात करिए आय विधि की। तो आय विधि तीसरी विधि है, ये आय विधि। इस विधि के द्वारा उत्पादन के सभी कारकों की आय को जोड़ा जाता है। उत्पादन के सभी कारकों की आय को जोड़ा जाता है। तो भैया उत्पादन के कितने कारक होते हैं, 4 कारक होते हैं। किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए आपको 4 चीजों की आवश्यकता होती ही होती है। वो कौन कौन सी होती है, देखिए भूमि होनी चाहिए, भूमि होगी जब भी आप उत्पादन कर सकते हैं, तो भूमि से मिलता है किराया। ठीक है, इसके अलावा पूंजी होनी चाहिए, यानी कि धन होना चाहिए, तो धन से मिलती है ब्याज। ठीक है, भूमि होनी चाहिए आपको किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए, पूंजी होनी चाहिए, इसके अलावा श्रमिक होने चाहिए, और इसके अलावा उद्यमी, यानी कि जो काम कराने वाला होना चाहिए।
तो ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन चारों विधियों से आने वाली आय को उत आय विधि में जोड़ा जाता है। जैसे कि इसमें हमें भूमि से किराया मिलता है, पूँजी से ब्याज मिलती है, श्रमिकों को मज़दूरी मिलती है, उद्यमी से लाभ मिलता है। तो इस तरह से नेशनल इनकम किस तरह से निकालेंगे? RIWP यानी कि रेंट, इन्वेस्टमेंट, वेजेस और प्रॉफिट। वेजेस मतलब मज़दूरी। अब आगे देखेंगे व्यय विधि। व्यय विधि के फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम बराबर C+I+G+X-N। अब आप कहेंगे इसे CIG क्या है? देखिए सी का मतलब कंजप्शन, उपभोग होता है। व्यय विधि की बात करेंगे तो उसमें व्यय की चर्चा करेंगे। तो हम अपने पैसे को कहाँ व्यय करते हैं? उपभोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट पर एक्सपेंडिचर कर देते हैं। एक्स का मतलब हो जाता है एक्सपोर्ट करना और एम का मतलब होता है इम्पोर्ट करना। तो देखिए एक्स और एम, एक्स माइनस एम क्यों करते हैं? एक्स माइनस एम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें शुद्ध व्यय निकालना है। तो शुद्ध व्यय कैसे निकलेगा? तो निर्यात में से आयात को घटा देंगे तो शुद्ध व्यय निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से व्यय विधि की चर्चा की जाती है। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मन्ना डे किसके क्षेत्र में भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो मन्ना डे भैया किस क्षेत्र से संबंधित थे? विज्ञान से, खेल से, राजनीति से या संगीत से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीत से संबंधित थे मन्ना डे। ठीक है भैया, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, कथक यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, कथक नृत्य शैली की एक स्टार थी। इनमें से कौन कथक नृत्य शैली की एक स्टार थी जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री यानी कि नृत्य की सामग्री के रूप में वर्णित किया था? तो इनमें से कौन कथक नृत्य की ऐसी एक स्टार थी जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री के रूप में वर्णित किया है? तो वो है भैया, कौन है वो है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सितारा देवी। ठीक है भैया, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। और मृणालिनी साराभाई, ये भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। इसके अलावा सारोदी सैकिया, ये सत्रिया से संबंधित है। ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 1997 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है भैया, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, रहते हैं जो किस राज्य में रहते हैं और होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? ये राठवा कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो ये राठवा जो है वो गुजरात में रहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गुजरात हो जाएगा। अच्छा, गुजरात में और कौन कौन से नृत्य होते हैं इसे भी देख लेते हैं हम। तो गुजरात में होते हैं गुजरात में होते हैं गरबा डांडिया, टिप्पणी लास्या, जुर्थुन पनिहारी भवई। इसे ऐसे याद रखेंगे, एक दो बार इसे पढ़ेंगे याद हो जाएगा। गरबा डांडिया, टिप्पणी लास्या, जुर्थुन पनिहारी भवई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में है लंबाड़ी, डांडरिया, सिद्धि माधुरी। इसके अलावा भामाकल्पम और है वीर नाट्यम, घंटा मर्दाला, गोवी, बोनालू, बुट्टा बोमालू, ढीमसा, बुछुआ, कुम्मी। ये आंध्र प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हो जाते हैं। अच्छा, इन्हें याद कैसे करेंगे? आप सोच रहे होंगे इन्हें याद कैसे करें, तो ये इन्हें याद करने का तरीका देखिएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे अंधा, एक अंधा और लंगड़ा। ठीक है, लंगड़ा से लंबाड़ी, एक अंधा और लंगड़ा डंडे की सहायता से सिद्धि माधुरी के पास गया। मतलब सिद्धि माधुरी कौन थी? सिद्धि प्राप्त करता सिद्धि माधुरी थी, है ना? तो अंधा और लंगड़ा डंडा की सहायता से कहाँ पे गया? सिद्धि माधुरी के पास गया। और वो कहने लगा कि भैया वो कहने लगे कि हमें भीम जैसा वीर बना दो, कि हम कैसे भीम जैसे वीर बन जाएंगे। तो सिद्धि माधुरी ने कहा बिल्कुल बन जाओगे तुम। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जाओ सबसे पहले तो डेली जाके घंटा बजाओ, मंदिर में जाकर क्या बजाना? घंटा बजाना। इसके अलावा तुम्हें नॉनवेज वगैरह खाना छोड़ देना। तुम्हें क्या खाना? गोभी आलू खाना है। गोभी आलू, आलू से बोनालू हो जाएगा। भुट्टा खाओ, दम आलू खाओ, ये सारी चीजें खानी है। और बहुत जल्द तुम्हें फायदा होगा, तुम बिल्कुल ढीमसा ढीमसा करते हुए फिरोगे। इसके अलावा तुम्हें बिछुआ कुम्मी अलग से याद रखना है। बिछुआ कुम्मी अलग से याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे कैसे करके, फिर से बता रहा हूँ। अंधा और लंगड़ा डंडे की सहायता से सिद्धि माधुरी के पास गए और कहने लगे कि हमें भीम जैसा वीर बना दो। तो सिद्धि माधुरी ने कहा कि बिल्कुल बन जाओगे, तुम्हें डेली जाके करना, घंटा बजाना है और गोभी और आलू खाने हैं, भुट्टा बोमालू खाने हैं, और तुम बहुत जल्दी ढीमसा ढीमसा हो जाओगे, ढीमसा करते हुए फिरोगे। इसके अलावा बिछुआ कुम्मी अलग से याद रखना है। इसके अलावा तेलंगाना का देख लेते हैं। तेलंगाना के कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तेलंगाना में है महापुरी, पैरिनी और डप्पू गुसादी। इसे याद करने का तरीका देख लीजिए। देखिए भैया, तेल लगा दिया छुरी पर, यानी महापुरी से याद रखेंगे, छुरी से याद रखेंगे महापुरी। तेल लगा दिया किस पर भैया? छुरी पर। छुरी को कर लिया पैनी, क्या कर लिया? पैनी, और उसे डप्पू के घुसा दिया, पप्पू के घुसा दिया, ऐसे याद कर सकते हैं। घुसा दिया से घुसादी हो जाएगा। तेल लगाया भैया किस पर? छुरी पर, छुरी से याद रखेंगे महापुरी, और उसको पैनी कर लिया, पैरीनी हो जाएगा, और उसके पप्पू के घुसा दिया, तो पप्पू से डप्पू हो जाएगा और गुसादे से गुसादी हो जाएगा। भैया याद रखेंगे इसे।
अब दिखाता हूँ महाराष्ट्र का। तो ये महाराष्ट्र में है काली, पोली डिंडी, तमाशा, धनगड़ी गाजा। इसके अलावा है नकटा, गफा, पोवाड़ा, लेजिम और लावनी। ये महाराष्ट्र के हैं। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। याद करने का तरीका देखिए इसे। देखिए महाराष्ट्र में आई काली तो इसे बोल सकते हैं महाकाली। क्या भैया? महाकाली। महाकाली ने पोली डंडी से, केवल खाली डंडी से ही तमाशा दिखाया। कहाँ पर? धनगढ़ी गाजा में। देखिए महाकाली ने खाली डंडी से तमाशा दिखाया धनगढ़ी गाजा में। और उन्होंने कहा कि हमने तमाशा दिखाया। और तमाशा क्या था? तमाशा था कि वो नकटे को, एक नकटा था, नकटे को गुफा में डाल दिया और ऊपर से मारा उसे फावड़ा। और जब वो वहां से निकला तो बिल्कुल जिम जैसा, जैसे जिम करना हुआ, जिम करते हुए व्यक्ति दिखाई देता है लवली लवली, तो बिल्कुल जिम करता हुआ लवली लवली दिखा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि महाकाली ने खाली डंडी से तमाशा दिखाया धनगढ़ी गाजा में। और तमाशा क्या था? तमाशा था कि उन्होंने एक नकटे को गुफा में डाल दिया, ऊपर से फावड़ा मार दिया। फावड़ा समझते हैं ना? फावड़ा, तो फावड़ा से याद रखेंगे पोवाड़ा। ऊपर से उन्होंने फावड़ा मारा और जब जब उसमें से निकाला, गुफा में से निकाला, तो बिल्कुल जिम जैसा लवली लवली दिखाई दिया वो। तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लवनी से लावनी हो जाएगा। ठीक है भैया, आप अपने दिमाग से भी कोई लिंक बना सकते हैं याद करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामान्य वित्तीय सेवा है? देखिए मैं आपको कल भी बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसके ऑप्शन काफी लंबे लंबे देते हैं। देखिए इसका एक तरीका है याद करने, इसका एक तरीका है, अगर सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो सूक्ष्म वित्त संस्था हमेशा और हमेशा गरीबों के लिए ही काम करती है, ग्रामीणों के लिए और गरीबों के लिए काम करती है सूक्ष्म वित्त संस्था, कभी अमीरों के लिए काम नहीं करेगी। तो आप इसे देख लेंगे, ऑप्शन इसमें से बड़े बड़े होते हैं तो आपको कंफ्यूज करेगा। देखिएगा, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से रिलेटेड बात हो रही है तो लग्जरी घरों के लिए काम नहीं करेगा, उच्च निवल संपत्ति के लिए काम नहीं करेगा, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा। ये किस पर काम करेगा? उद्यमशील गतिविधियों के लिए, कम आय वाले व्यक्तियों को छूटे ऋण। तो कम आय वाले व्यक्ति हो गए ना या गरीब हो गए ना, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसे देख लेंगे। ठीक है भैया, सूक्ष्म वित्त संस्था जो है वो हमेशा गरीबों के लिए ही काम करता है, ग्रामीणों के लिए काम करेगा। तो आप इसे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन वो गरीबों के हित में है, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, चापचरकुट किस राज्य का एक त्योहार है? चापचरकुट किस राज्य का एक त्योहार है? क्वेश्चन बस इतना सही है। इसके अलावा इसने हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य अर्थात जंगल की सफाई के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। इसके बारे में इसने नॉलेज दे रखी है। इसने हमसे पूछा भैया चापचरकुट किस राज्य का त्योहार है? तो ये चापचरकुट किस राज्य का है? तो चापचरकुट मिजोरम का है। कहाँ का भैया? मिजोरम का है, याद रखेंगे इसे। मिजोरम के और भी त्योहार देख लेते हैं। देखिए मिजोरम के हैं, चापचरकुट है, मीमकुट है और इसके अलावा है थालफावांगकुट। कौन कौन से भैया? चापचरकुट है, मीमकुट और थालफावांगकुट। जहां जहां कुट लग रहा है वो मिजोरम के त्योहार हो गए। ठीक है, जहां जहां कुट लग रहा है वो कहाँ के त्योहार हो गए? मिजोरम के हो गए। अब बात करेंगे हम नागालैंड की। तो नागालैंड में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो नागालैंड में मनाए जाते हैं हॉर्नबिल, आंगमोंग, यमसे, मोआसू और सेकरनी। ठीक है, कौन कौन से? हॉर्नबिल, आंगमोंग, यमसे, मोआसू और सेकरनी। इसे याद करने का तरीका देखिए। देखिए याद करने का तरीका देखिए। नागा से, नागालैंड से नागा याद रखेंगे। नागा बाबा ने हॉर्न बजाया। क्या बजाया? हॉर्न बजाया और कहा ओंग से जागो। ओंग, ओंग का मतलब समझते हो? नींद होता है ओंग का मतलब। गांवों में ओंग, नींद को ओंग बोल देते हैं, है ना। जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, जो मतलब पुराने लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं? ओंग। तो क्या कहते हैं? नागा बाबा ने हॉर्न बजाया और कहा ओंग से जागो यम, ओंग से जागो यम। ठीक है, मुझे सही कर दो। मुझे से हो जाएगा मुआसू और सही कर दो से हो जाएगा सेकरनी। तो क्या होगा इसकी ट्रिक? नागा बाबा ने हॉर्न बजाया कि ओंग से जागो यम, मुझे सही कर दो, से करनी हो जाएगा सही कर दो से, और मुझे से मुआसू हो जाएगा। इस तरह से लिंक बनाइए और आप इसे इस तरह से याद भी कर सकते हैं। एक दो बार देखेंगे, एक दो बार सुनेंगे और एक दो बार खुद से लिखेंगे और बोलेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के त्योहार हैं भोजली, हरेली, मंडई, पोला, मेघनाथ पर्व और छिछेरा। इसे याद करने का तरीका देखिए। देखिए सब ने सुना होगा 56 भोग, तो हम यहाँ पे 56 भोग भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए याद रख लो 36 भोग। क्या याद रखेंगे? 36 भोग। 36 भोग, भोग से हो जाएगा भोजली, भोग से क्या हो जाएगा? भोजली। अच्छा, भोजली में 36 भोग में क्या शामिल था? उसमें हरी मटर भी शामिल थी, हरी मटर शामिल थी। हरी से हरेली, मटर से मंडई।
और वो हरी मटर कैसी थी, पोला थी। हरी मटर कैसे निकली, पोला निकली। क्यों पोला क्यों निकली, क्योंकि मेघनाथ ने उसके साथ क्या कर दी, छेड़ा कर दी थी, यानी कि छेड़खानी कर दी थी, है ना, यानी कि बेमौसम बारिश हो गई थी जिसकी वजह से हरी मटर पोली निकली। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, 36 भोग थे, 36 भोग में हरी मटर भी शामिल थी, लेकिन हरी मटर कैसी थी, पोला थी। क्यों, क्योंकि मेघनाथ ने क्या कर दी, छेड़ा कर दिया उनके साथ। ठीक है, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के याद रख सकते हैं त्योहार। अब बात करेंगे झारखंड के, तो झारखंड के भी देखिए, झारखंड में होते हैं कौन कौन से त्योहार, भक्ता पर्व, धनवानी जीतिया, चांडी पर्व, सरहोल, फगुआ और हलपुन्या, मुंडा, टूसू और सोहराई। ये झारखंड के कुछ त्योहार हैं। आप कहेंगे इन्हें याद कैसे करें, काफी त्योहार हैं, तो मैं इनके लिए लिंक बनाता हूँ, देखिएगा। झारखंड से याद रखेंगे झाड़ी, झारखंड से क्या याद रखेंगे, झाड़ी। झाड़ी के पीछे भगत ने धन जीतने के लिए, धन, धन से धन बनी, और जीतिया, जीतने के लिए जीतिया हो जाएगा। ठीक है, झाड़ी के पीछे भगत ने धन जीतने के लिए चांडी देवी की सर हिला हिलाकर, चांडी देवी यानी कि चांडी देवी की सर हिला हिलाकर, सर हिलाने से हो जाएगा सरहोल, पूजा की, पूजा से हो जाएगा फगुआ। ठीक है, कैसे क्या, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, भगत, भगत लोग जो होते हैं पूजा करते हैं, रात बिरात में पूजा करते हैं। तो मान लिया कि थोड़ी देर के लिए झाड़ी के पीछे इनके दुबक के यहाँ पूजा कर रहे थे, तो भगत ने झाड़ी के पीछे धन जीतने के लिए, धन से धन बनी, जीतने से जीतिया, चांडी देवी से चांडी, सर हिला हिलाकर, यानी कि अब आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में, भगत लोग जो होते हैं वो सर हिला हिलाकर पूजा करते हैं। तो चांडी देवी की सर हिला हिलाकर उन्होंने क्या की, पूजा की, पूजा से हो जाएगा फगुआ। और इसका हल निकला, इसका हल क्या निकला, हल से हल पुण्य, हल क्या निकला कि एक मुंडा था टूसू, मुंडा था कौन, टूसू, उसको उन्होंने हरा दिया, तो हराई, तो उसने क्या कर दिया, हरा दिया, याद हो जाएगा इससे। तो इसका हल निकला, हल से हल पुण्य, मुंडा था टूसू और उसको उन्होंने हरा दिया, सो हराई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसे एक दो बार पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस एंगेस्ट ऑर्स है। ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है, एस एंगेस्ट ऑर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सानिया मिर्जा। क्या भैया, सानिया मिर्जा। तो साइना नेहवाल की आत्मकथा कौन सी है, साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन। क्या भैया, प्लेइंग टू विन, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा पीटी ऊषा की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। क्या भैया, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ये पीटी ऊषा की आत्मकथा का नाम है। मैरी कॉम की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। मैरी कॉम की आत्मकथा क्या है, गोल्डन गर्ल, ये याद रखेंगे इसे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आत्मकथा हो गया, पुस्तक लेखक हो गए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आपके यहाँ से अब बताएं तो 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। जितने भी मैंने क्लास कराई हैं, उन सभी क्लासों में मैंने जितने भी पुस्तक और लेखक के नाम कराए हैं, सारे इंपॉर्टेंट ही कराए हैं, आप उनको याद कर लेना। ठीक है भैया, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, असम में, गुजरात में, कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए असम हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए असम हो जाएगा। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा असम में और क्या क्या होता है, असम में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। असम में देखो, काजीरंगा तो है ही, इसके अलावा मानस भी है और डिब्रू शिखोवा भी है काजीरंगा, वो असम में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा हम बताऊंगा गुजरात के लिए। तो गुजरात में गिर है और है नल सरोवर। गिर में बब्बर शेर मिलते हैं, नल सरोवर में पक्षी मिलते हैं। गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। गिर में बब्बर शेर और नल सरोवर में पक्षी मिलते हैं, याद रखेंगे। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में भैया क्या है, सुंदरवन है। रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न क्या है, गौलजी उपकरण में उपस्थित चपटी झिल्ली से घिरी थैलियों को किस नाम से जाना जाता है। तो गौलजी उपकरण में उपस्थित चपटी झिल्ली से घिरी थैलियों को किस नाम से जाना जाता है, लामेल्ले, सिस्टर्नी, क्रिस्टे या फिर स्ट्रोमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्टर्नी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सिस्टर्नी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, लक्षद्वीप में, दिल्ली में, दमन दीव में या फिर चंडीगढ़ में।
देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज की गई है वो की गई है लक्षद्वीप में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये याद रखेंगे इसे। अब हम दिखाता हूँ भैया, देखिए जनसंख्या जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में आते हैं, और आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आ गया तो 3 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, यहीं से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना, और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। देखिए औपचारिक जनगणना जो थी वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी, लेकिन अनौपचारिक जनगणना जो थी वो लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में करवाई थी, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा प्रथम स्वतंत्र जनगणना जो हुई थी वो 1951 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्र जनगणना हुई थी। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना कब से शुरू हुई थी? भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 से शुरू हुई थी, 1977 से शुरू हुई थी। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए अधिकतम जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो बिहार का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य को देखेंगे, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आ जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, अगर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो दिल्ली है। क्या है भैया? वो दिल्ली है। ठीक है भैया, कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पर 11,320 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और राज्य की बात करेंगे तो बिहार है। अब मैं आपको बताऊंगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आ जाता है मिजोरम। दूसरे नंबर पर क्या आता है? मिजोरम आ जाता है, यहाँ पर 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, यहाँ पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अगर हम अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करेंगे तो अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है। अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य, यहाँ पर 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आ जाता है। अगर हम अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वो पुदुचेरी है। कौन सा भैया? पुडुचेरी है। 1037 महिलाएं हैं तो 1000 पुरुष हैं, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, यहाँ पे हमने अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य देखा था, अब यहाँ पे हम देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। कौन सा भैया? हरियाणा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आ जाता है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे तो वो दमनदीप है। क्या है भैया? दमनदीप है। दमनदीप में 618 महिलाएं हैं तो 1000 पुरुष हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमनदीप है, और राज्य हरियाणा है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, यहाँ पर 94% यहाँ की साक्षरता राज्य दर है। इसके अलावा मिजोरम है, 91.3% है, इस दूसरे नंबर पर मिजोरम आ जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, अधिकतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, और यहाँ की साक्षरता कितनी है? मात्र 61.8% ही यहाँ के लोग साक्षर हैं। और केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे तो दादरा नगर हवेली है, यहाँ पर 76.2% लोग साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो वो हमारा यूपी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो दिल्ली है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो वो सिक्किम है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप है। ठीक है भैया, याद रखेंगे इन सारी चीजों को। अब हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं। देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाए तो मेघालय की 27.8%, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में देखी गई है, वो कितनी है? 27.8% है। सेकंड नंबर पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश 26%। अगर हम भारत की जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं
ठीक है, भारत में 10 साल की यानी कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे भारत में तो 17.64% है, अगर ऑल ओवर भारत की देखा जाए तो। ठीक है, कितनी है? 17.64%। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी आ भी सकता है, आप इन्हें याद रखेंगे, इन्हें हल्के में ना लें इस गणना को। इसके अलावा इसमें भारत की टोटल जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं तो 17.64% है। इसमें से अगर नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो वो 31.2% है। अगर ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो 68.8% है। ठीक भैया, याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।